माता भूमि पुत्रो पृथ्वी व्याह, अर्थात धरती माता हमारी जननी होती है और हम उसकी संतान हैं। जिस प्रकार माँ अपने पुत्र का लालन पालन करती है, उस प्रकार धरती माँ हमारा पालन पोषण करती है। धरती और मनुष्य के बीच ये एक सूत्र का काम करती है। नमस्कार, मैं दीक्षा शर्मा आपका स्वागत करती हूँ कृषि दर्शन के आज के इस अंक में। आज हम बात करेंगे प्राकृतिक खेती की। भारत का किसान आज जो हमारी कृषि है उसमें बंजर भूमि की समस्या से जूझ रहा है। इस बंजर भूमि को स्वस्थ करने के लिए प्राकृतिक खेती का एक बहुत बड़ा महत्व रहता है। प्राकृतिक खेती से संबंधित आज जानकारी प्रदान करने के लिए हमारे साथ जो प्रधान विशेषज्ञ मौजूद हैं, आप हैं कुलदीप ठाकुर जी, जो कि यशवंत सिंह परमार औषधीय एवं वानिकी विश्वविद्यालय से उपस्थित हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि प्राकृतिक खेती आखिर होती क्या है और इसकी आवश्यकता भारत में क्यों पड़ी? प्राकृतिक खेती जो विषय है ये आजकल काफ़ी प्रचलित है और ये पहले भी जब हमारा जो संस्कृति थी तो हम पहले ट्रेडिशनल फार्मिंग या परंपरागत खेती हम कहते थे, उसी का ये प्रारूप है। तो प्राकृतिक खेती भारतवर्ष में आदिकाल से की जा रही है और बीच में जब हमारा ये रसायनों का जो हरित क्रांति आई, क्योंकि उस वक्त ज़रूरत थी इसकी, खाद्यान्न हमारे पास कम हो गए थे और खाद्यान्न को बढ़ाने के लिए हमारे पास जो प्रजातियां आई वो हाइब्रिड या जिन्हें हम संकर प्रजातियां कहते हैं, और केमिकल्स, खादें, कीटनाशक, उनका उपयोग किया गया। उससे हमारी जो उत्पादन वो बढ़ा, परंतु 2, 3, 4 दशक होते होते उसके जो कुप्रभाव है, जो हमारी मिट्टी थी उसका स्वास्थ्य खराब होना शुरू हो गया और जितने भी हम केमिकल इस्तेमाल करते हैं वो ना केवल हमारे पर्यावरण को, हमारे जो उत्पाद थे उनका भी उन्होंने काफ़ी जो उससे हमारे उत्पाद भी खराब हुए। और उस उत्पाद का हम जब इस्तेमाल करें, कृषि एक ऐसा विषय है क्योंकि हम वो सारी चीज़ें खा रहे हैं, वो जहर जिसको कि हमने स्प्रे किया कीटनाशक के लिए, फंफूदनाशक के लिए, परंतु उसका दुष्प्रभाव भी पड़ा। हालांकि उसमें हमारा ये रहता है कि आप उसके सही इस्तेमाल करें, उसकी सही मात्रा करें, परंतु किसान कई बार उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता है और वो सारी चीज़ें जो है इसमें पड़ी। तो 2000 के दशक तक आते आते फिर जैविक खेती की बात चली। जैविक खेती में भी फिर ऐसा ही हुआ, परंतु वो महंगी खेती है क्योंकि जितने भी हमारे उत्पाद है जो हमें, क्योंकि कृषि ऐसा व्यवसाय है जिसमें कि हमें लाभ भी होना चाहिए जी, और पर्यावरण पर भी हमारा उस पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होना चाहिए। प्राकृतिक खेती में हम जो है ये पशु आधारित खेती है, इसमें गाय का बहुत महत्व है और जितने भी हमारे बीज है या जितना भी हमारा काम करने का तरीका है वो प्रकृति के हिसाब से चलता है। प्रकृति को हम इसमें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करते हैं, क्योंकि प्रकृति, जैसे कि आपने कहा शुरू में, प्रकृति हमारा दोहन करती है, तो हमें प्रकृति को खराब नहीं करना है। और कृषि में इसमें बिगाड़ आया है और इसका जो अब पूरे भारतवर्ष में, या हम कहें या हिमाचल की बात करें, प्राकृतिक खेती पर बहुत ज़्यादा काम हुआ है। और प्राकृतिक खेती में यदि मैं इसकी परिभाषित मैं इसको करूं तो प्राकृतिक खेती में जो हमारा मुख्य तौर पर ये रहता है कि हम इसमें रसायनों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते। प्राकृतिक खेती में रसायनों का इस्तेमाल बिल्कुल वर्जित है। इसमें जैव उर्वरक या कोई दूसरे जो हम जैविक खेती या बायो फर्टिलाइजर जिसको कहते हैं उसका भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसमें घर पर ही हमारे जैसे किसान हैं, गाय से ही उसके पदार्थ सारे बनाते हैं और जितना भी हमारा अपने घर में जो तैयार होती हैं जितनी भी चीज़ें, उससे हम सारा जो है प्राकृतिक खेती से अपना बीज, अपनी गाय, अपना सारा कुछ उसमें इस्तेमाल करके उसको ही इस्तेमाल करते हैं। बाहर से हमें इसमें कुछ भी नहीं लेना है और इसमें मिश्रित फसलें हम लगाते हैं। जी, हम जैविक खेती के बारे में भी हम सुनते हैं। प्राकृतिक खेती और जैविक खेती क्या ये समान है या इनमें कोई भिन्नता भी पाई जाती है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जैविक खेती और प्राकृतिक खेती वैसे तो बिल्कुल ठीक है, परंतु इसमें जब हम लागत की बात करते हैं तो प्राकृतिक खेती में लागत बिल्कुल शून्य के बराबर है जी। कम लागत की हम खेती इसको कहते हैं, क्योंकि सारे आप जितने भी इसके आदान है वो घर पर ही या अपने गांव में ही तैयार करते हैं। जैविक खेती में जैसे बायो फर्टिलाइज़र है या बायो पेस्टिसाइड्स है वो हम लेते हैं बाहर से,
जी। उस पर आपको निर्भर होना पड़ता है। फिर से जो किसान, क्योंकि आत्मनिर्भरता की हम बात करते हैं तो उसमें प्राकृतिक खेती ही ऐसी है, और जैविक खेती भी चल रही है और आपकी प्राकृतिक खेती की तरफ भी प्रचलन है, क्योंकि ये दोनों ही जहर मुक्त खेती है। परंतु जहाँ तक लागत की बात हम करें तो लागत प्राकृतिक खेती में बिल्कुल कम है और उत्पादन में भी आपकी जो है ज़्यादा कमी नहीं आती है। जी, अब प्राकृतिक खेती की तरफ अगर कोई किसान जाना चाहता है, क्योंकि अभी रसायनों का इतना उपयोग हो रहा है, अगर कोई किसान प्राकृतिक खेती की तरफ मुड़ना चाहता है तो वो अपने खेत को किस प्रकार तैयार करे, किस प्रकार उसकी जुताई करे, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जब हम खेती की बात करते हैं तो खेत खलियान, खेत में ही खेती की जाती है, क्योंकि खेती के प्रारूप तो काफ़ी हो गए हैं, परंतु जो प्राकृतिक खेती है, यदि हम खेत की बात करें तो खेत तैयार करने की विधि तो समान ही है। आपने जुताई करनी है, सब कुछ करना है, परंतु प्राकृतिक खेती में ये भी कहा जाता है कि आपने जुताई बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये जितनी हमारी जो फसलें होती हैं, जो कि बहुवर्षीय फसलें, उनमें ये हम कर सकते हैं, परंतु जैसे हमारी सब्जियां हैं या कोई और जो 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद तैयार होती हैं, उसमें हमें जुताई करते हैं। परंतु जितने हमारे इसमें बीच में जो ऑपरेशन रहते हैं, जैसे आपने कोई खरपतवार हटाना है, कुछ करना है, तो उसमें हम जुताई बिल्कुल मिनिमम करते हैं। तो खेत में मेड़ों, हम यदि मेड़े बनाएं, उस पर यदि हम उसकी फसल लगाएं, जैसे हम सब्जियों की बात करें, मटर लगानी है, कुछ और लगाना है, तो हमें उसकी जो, क्योंकि नाली जरूर में बनानी पड़ती है, क्योंकि नाली के द्वारा हम पानी देते हैं, डायरेक्ट पानी हम इसमें नहीं देते हैं। तो उसमें हमें बेड की हम बेड बनाते हैं, और उन बेड में जब हम जैसे ट्रांसप्लांटिंग कर दी या हमने उसमें बीज लगा दिए, तो उसके बाद उसको हम डिस्टर्ब नाम मात्र करते हैं, क्योंकि उसमें आच्छादन हम कर देते हैं। जी, तो आपने बताया अगर किसी को केमिकल खेती से अगर प्राकृतिक खेती की तरफ जाना है तो पहले तो जुताई की आवश्यकता रहती ही है, उसके बाद हम मेड़ों में जाकर थोड़ा बहुत बेड वगैरह बनाकर खेतों का निर्माण कर सकते हैं। तो इसमें बीजों का किस प्रकार का उपयोग होता है, किस प्रकार के बीज हम इसमें उपयोग करते हैं? जैसे हम बीजामृत की बात करते हैं तो वो किस प्रकार तैयार किया जाता है? बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया, क्योंकि जब हम प्राकृतिक कृषि की बात करते हैं तो लोगों में सबसे पहले तो यही भ्रम है कि यदि हम प्राकृतिक कृषि की तरफ जाएंगे तो हमारे बीज कहाँ से आएंगे, हम रसायन नहीं डालेंगे तो हमारी खेती पर प्रभाव पड़ेगा। परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो हमारे पहले के जो बीज थे, जैसे हमारा विश्वविद्यालय है, पालमपुर विश्वविद्यालय है, वहाँ पर हमारे जो अपनी सामान्य प्रजाति के बीज हर जो फसल है उसके लिए हैं। चाहे हम सब्जियों की बात करें, चाहे हम दालों की बात करें, चाहे हम तिलहन दलहन जिसकी बात करते, सामान्य प्रजातियां हैं, तो उसमें हम सामान्य प्रजातियां ही लेते हैं। यदि शुरू में किसान के पास नहीं तो वो संकर प्रजाति का इस्तेमाल भी कर सकता है जी। क्योंकि इसमें सामान्य प्रजातियां और उस एरिया से, जिस एरिया में हो तो उस वहाँ पर वो बिल्कुल स्थापित होती है, तो उसमें कम जो है जो कीटनाशक की कम आवश्यकता पड़ती है, बीमारियां कम लगती हैं, तो हमें सामान्य प्रजातियों का बीज हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। और जो बीज की अंकुरण क्षमता को बढ़ाने के लिए, जैसे आपने कहा कि बीजामृत, तो बीजामृत एक घटक है प्राकृतिक खेती का, बहुत ही जरूरी है। ये गाय के ही पदार्थ से, मैंने कहा कि गाय आपके पास होना जरूरी है, और वो भी देसी गाय इसमें बताया गया है। तो बीजामृत बनाने के लिए हमें गाय का गोबर चाहिए, गोमूत्र चाहिए। और यदि मैं बात करूं किसी भी बीज की, कोई 100 किलो बीज आपने, चाहे आपने गेहूं का लगाना है, मक्की का लगाना है, या कोई दाल लगानी है, तो उसमें आपको कम से कम जो है 20 लीटर जो है पानी में आप गोबर 4 से 5 किलो ताज़ा गाय का गोबर होना चाहिए, और उसमें आप डालेंगे गोमूत्र, और गोमूत्र के बाद हम कहते हैं कि उसमें आपको चूना 250 से 250 ग्राम वो चूना हम डालें, जिसमें कैल्शियम रहता है। और उसके बाद हम उसमें मिट्टी जहाँ पर जंगल की मिट्टी 1 मुट्ठी भर उसमें वो डालते हैं। तो उसको 20 लीटर पानी में डाल के इसका घोल बनाने के बाद पूरी मतलब रात को या 24-48 घंटे तक रखते हैं इसको, उससे बीजों का शोधन करते हैं। बीजों को इसमें डुबो दिया जाता है। जैसे हम मटर की बात कर लेते हैं तो 100 किलो के आसपास बीज जो है 1 हेक्टेयर के लिए चाहिए, तो वो मात्रा काफ़ी रहती है 20 लीटर में। उसमें आप बीजों का ट्रीटमेंट करेंगे, बीज संस्कार करेंगे, और उसके बाद उसको आधे घंटे छाया में सुखाने के बाद उसको हम लगा देते हैं। इसका फ़ायदा ये रहता है कि उसमें आपकी बीमारियां, जो आपके मिट्टी जनित रोग हैं, वो भी नहीं लगते, और अंकुरण क्षमता बढ़ती है, और आपकी जो फसल है वो अच्छी रहती है।
जी, तो हमने बीज तैयार कर लिया है, लेकिन बीजामृत जो हमने तैयार किया, इसको हम कितने समय तक यूज़ कर सकते हैं? क्या इसकी कोई एक्सपायरी डेट भी होती है, जैसे केमिकल्स की होती है, वैसे क्या बीजामृत या जीवामृत की भी कोई एक्सपायरी डेट बिल्कुल होती है? आपने सही प्रश्न किया, क्योंकि किसान बना तो लेते हैं पर इसको फिर काफ़ी समय तक रखते हैं। जैसे बीजामृत की आपने बात की, बीजामृत जब हम फसल लगाने की तैयारी करते हैं तो बीजामृत का जो हमें घोल है वो ताज़ा ही बनाना है और उसको उसी वक्त उसका इस्तेमाल कर देना। जैसे मैंने कहा 48 घंटे के अंदर जी। उसका इस्तेमाल ताज़ा बनाना है, ताज़ा गाय गोबर, क्योंकि गांव में जैसे आपने गाय है या जिसने भी प्राकृतिक खेती को करना है तो ताज़ा ही इसको बनाना पड़ेगा। जो दूसरा घटक आपने कहा जीवामृत, तो जीवामृत भी इसमें जो है, जीवामृत हमारा 10 से 15 दिन में तैयार हो जाता है और उसको भी ताज़ा इस्तेमाल। जीवामृत के बारे में बताता हूँ। जीवामृत एक बहुत ही ज़रूरी घटक है इसमें, और इस पर ही जो सारी प्राकृतिक कृषि है हमारी इस पर निर्भर करती है कि आपने जीवामृत कैसे बनाया और उसका कैसे इस्तेमाल किया। क्योंकि जीवामृत जो मिट्टी की जो हमारी, जो मैंने कहा था आपको कि उसकी जो हमारी उपजाऊ क्षमता खत्म हो गई थी, उसको ये बनाने में, क्योंकि जीवामृत जो है एक भोजन है माइक्रोब्स का जी। वो माइक्रोब्स की गतिविधि, केंचुओं की गतिविधि और उसको वो उपजाऊ शक्ति जीवामृत ही बनाता है। जीवामृत बनाने के लिए भी सामग्री, जैसे मैंने आपको, जैसे बीजामृत के बारे में, उसमें गाय का गोबर ताज़ा 1 या 2 दिन पुराना, मतलब 200 लीटर के ड्रम में, ड्रम आपका प्लास्टिक का रह सकता है, आपका लोहे का भी हो सकता है, परंतु इसमें जो मात्रा है वो बहुत ज़रूरी है। 10 किलो गाय का गोबर और 5 से 10 लीटर आप गोमूत्र जितना पुराना है वो अच्छा है, क्योंकि जैसे किसान भाई कई बार पूछते हैं कि ताज़ा चाहिए, नहीं, गोमूत्र जितना पुराना होगा उतना ही अच्छा है। तो गोमूत्र डाल के उसके बाद हम गुड़, बेसन 1-1 किलो ये डालते हैं और फिर वही मेड़ की मिट्टी, इसके 5 जो घटक है ये ज़रूरी है। फिर इसका जो बनाने का तरीका है वो बहुत ज़रूरी है। इसको हम छाया में रखते हैं ड्रम को, और उसको ढक देते हैं हम किसी टाट या बोरी के साथ, क्योंकि उसमें कुछ गैसें निकलती हैं तो उसमें से वो निकल जाएंगी। और इसको सुबह शाम रोज 2 से 3 बार दिन में हिलाना है, और आपका घड़ी की सुई की दिशा में, ये बहुत ज़रूरी है। तो कैसे पता चलता है कि ये जीवामृत अब तैयार है, अब हम इसे अपनी फसल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि हम जैसे आपका ये निर्भर करता है तापमान पर। जैसे हम ऊंचे इलाकों की बात करें, जहाँ पर जैसे आजकल की बात करें तो इसमें ज़्यादा समय लग सकता है, 10 से 15 दिन लग सकते हैं, 20 दिन भी लग सकते हैं। परंतु सामान्य तापमान में, जैसे हम गर्मियों की बात करें तो 8-10 दिन में ये तैयार हो जाता है, और उसमें झाग निकलती है, मतलब कि आपके जो है उसमें जो हमारे माइक्रोब्स थे वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं, उनका मल्टीप्लाई होता है, तो वो हम इससे झाग से पता लगा सकते हैं आपका, और उसमें एक अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाती है जी। तो हम पता लगा सकते हैं कि अब ये हम अपनी फसल में उपयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए गोबर और गौमूत्र की आपने बात की, तो क्या ये गोबर देशी ही गाय का ज़रूरी है कि विदेशी गाय का भी गोबर हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि हम देखते हैं अब हिमाचल में भी बहुत सारा विदेशी गायों का बहुत ज़्यादा चलन हो चुका है, तो ऐसे में क्या देशी गाय का ही गोबर इसमें उपयोग हो सकता है? अनुमोदन तो यही है कि आपकी देसी गाय या लोकल गाय जो हमारी, क्योंकि भारतवर्ष में बहुत सारी किस्में हैं। जैसे हम पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ी गाय है, या हम प्लेन की बात करें तो वहाँ पर भी जो हमारी जो देसी नस्लें हैं वहाँ पर हैं। तो बहुत सारी गायें जो हैं देसी नस्ल की हैं, परंतु जैसे कृषि में बदलाव आया, वैसी गायों में भी हमारा जो प्रकृति से जो पहले हम सारा दोहन करते थे वो हम सारा आर्टिफिशियल की तरफ चले गए। तो गाय का गोबर तो हम कहते हैं देसी गाय का ही होना चाहिए, क्योंकि उसमें जो जीवाणु हैं ये पाया गया है कि आपका जो है ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, करोड़ों की संख्या में वो पाए जाते हैं, और जो हमारी जर्सी गाय है उसमें वो, क्योंकि शोध हुए हैं, उसमें कम मात्रा में ये पाए जाते हैं, बहुत कम मात्रा में, हालांकि उसमें भी होते हैं परंतु वो बहुत कम मात्रा में उसमें पाए जाते हैं। यही एक है कि उसमें ज़्यादा मात्रा में जीवाणु, क्योंकि वो मिट्टी की जो आपकी उपजाऊ शक्ति वही जीवाणु आपकी जो है करते हैं। जी, तो हम अब जानना चाहेंगे ये खरपतवार और जो कीटों का हमारी फसलों पर जो आक्रमण होता है, इससे हम अपनी फसलों को कैसे बचाया जाए? आपने प्राकृतिक खेती की बात की, तो इसमें हम हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड का यूज़ तो नहीं करते हैं, तो फिर किस प्रकार हम खरपतवार से निजात पा सकते हैं? इसके बारे में आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं एक और घटक इसका है जिसके बारे में, घन जीवामृत। जैसे कि मैंने बीजामृत की बात की, जीवामृत की बात की, घन जीवामृत, क्योंकि जो कार्बन जो हमारा इसमें है, मिट्टी में है, उसको बढ़ाने के लिए घन जीवामृत, ये जीवामृत की तरह है, परंतु ये घन, वो तरल है, और ये हम इसमें पानी नहीं डालते। मतलब वैसे ही जैसे मान लो आपने 1 एकड़ ज़मीन में यदि ये आपने डालना है घन जीवामृत, तो 100 किलो से 150 किलो गोबर
आपका होना चाहिए। उसमें हम बेसन डालते हैं, उसमें हम आवश्यकता अनुसार जो है गोमूत्र का छिड़काव करते हैं। ये होगा आपका सॉलिड, मतलब ये घन जीवामृत। तो उसमें भी हम मिट्टी डाल के इसका जो इस्तेमाल है वो हम ताज़ा कर सकते हैं, मतलब 72 घंटे के बाद, और इसको 6 महीने तक हम रख भी सकते हैं। जितना पुराना होगा उतना ही अच्छा रहेगा। घन जीवामृत तुरंत हम इसको बनाते हैं। इसका फ़ायदा ये रहता है, जैसे आपने खरपतवार की बात की, जो खरपतवारें हमारे पास आती हैं वो आती है, जैसे हम कहते थे FYM, फार्म यार्ड मैन्योर या गोबर, जिसमें कि आपके घास पात सब कुछ रहता था। तो जब हम घन जीवामृत डालते हैं तो पहली समस्या तो हमारी वहीं पर हल हो जाती, खरपतवार नहीं आएंगे जी। परंतु यदि आते हैं, क्योंकि खरपतवार तो ऐसे कि वो आएंगे ही आएंगे, उसके लिए हम आच्छादन जी। मल्चिंग, जिसकी मल्चिंग हम शुरू में यदि कर दें तो उससे आपके 2 फायदे रहते हैं। नंबर 1 तो आपका जो है नमी को बनाए रखता है। वो नमी मतलब आपका किसी भी फसल को आप लगाते हैं, आप सब्जी ले लो, कोई और फसलें ले लो, तो उसमें वो नमी को बनाए रखेगा। और दूसरे, जब हम उसको डालते हैं, मिट्टी को जब ढक देते हैं, तो वो आपको खरपतवारों को नहीं आने देगा। जब खरपतवार नहीं आएंगे तो फिर आपका मतलब आच्छादन का। और दूसरा फायदा उसका, जैसे मैं कार्बनिक पदार्थों की बात की थी, क्योंकि मिट्टी की जो जान है वो कार्बनिक पदार्थ है, कार्बन जिसकी बात करते हैं, जो कि काफ़ी कम हो गया क्योंकि हमने अपना पशुधन कम कर दिया है। इसलिए गाय आधारित खेती, और एक गाय से हम ये कहा जाता है कि कम से कम 30 एकड़ की खेती हम कर सकते हैं। तो ये खरपतवार की समस्या वहाँ पर ख़त्म हो जाएगी आपकी। जी, तो खरपतवार से हम निजात पा सकते हैं अगर हम इन आच्छादन का उपयोग करें। आच्छादन को हम किस प्रकार कर सकते हैं? मल्चिंग क्या एक प्रोसेस है, वो थोड़ा मल्चिंग, जैसे कि हमारे पास घर में, या जैसे हमारे पास घास है या जो हमारे अवशेष हैं, जितनी भी फसलें हैं हमारी, उन अवशेषों को बिल्कुल भी हम बर्बाद ना करें, उनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो अवशेष है, जब भी हम झाड़ जितनी भी आती है हमारी, चाहे दालों की है, चाहे आपकी गेहूं का है, कुछ भी है, तो उनका, और जो घास हमारा, जो जहाँ पर हमारा पशु रहते हैं वहाँ पर जितना भी है, गोबर को हम अलग कर लेते हैं, और वो जो हमारे अवशेष हैं उनको अलग करके उनसे हम उसका आच्छादन, मतलब मल्चिंग उससे करेंगे। आच्छादन का मतलब हमने भूमि को ढकना है ताकि उसकी कोई भी सतह खाली ना रहे। जैसे ही हमने फसल लगानी चाहिए, जैसे हम पेड़ों की बात करते हैं या किसी भी बात करते हैं, तो सब्जियों में तो ऐसा है कि आपने जब डाला तो उसको हटाना भी पड़ेगा, परंतु कुछ उसमें सड़ जाए, कुछ आपका दूसरे सीजन में भी आपका इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु ये डालना बहुत ज़रूरी है। तो ये आप अवशेषों से, घास से, इस तरीके से आप इसका कर सकते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है वो रुक जाती है अगर हम आच्छादन करते हैं तो? प्रकाश संश्लेषण में इसको कहूँगा कि आपका जो पानी का उड़ना जी, जो आपका भूमि में, क्योंकि जब ढकी रहेगी तो उसमें से आपका पानी जो है मॉइस्चर कंजर्व करेगा ये, और उससे आपका पानी नहीं उड़ेगा, नमी बनी रहेगी। और जब हम सिंचाई करते हैं तो उससे आपका इसमें जो पानी है वो भी आधा लगता है, बहुत कम पानी का इस्तेमाल इसमें होता है। तो जो भूमिगत जल है वो भी हम सेव कर सकते हैं? बिल्कुल, जैसे बारिश होती है उसके 2, जैसे मैंने कहा कि नालियाँ बनानी है, मैंने शुरू में कहा था कि नालियाँ, तो नालियों में हम क्या करते हैं, सिंचाई का पानी डालते हैं, और जो मेड़े हैं उस पर हम फसल लगाते हैं, उसमें सिंचाई नहीं करते हैं। तो जो नाली से आपका पानी जाएगा उसमें, या हम ढलानदार खेतों की बात करें तो उस नाली में हम सिंचाई करते हैं। जैसे जीवामृत की बात करते हैं, जीवामृत का स्प्रे भी करते हैं, और नालियों में उसमें पानी के साथ भी उसको हम डाल सकते हैं, और वो उसमें जब संचार करेगा तो उसमें आपको खरपतवार वगैरह भी नहीं आएंगे। तो हिमाचल में क्या स्थिति है प्राकृतिक खेती की? अगर हम स्पेसिफिकली हिमाचल की बात करें, हिमाचल में कितने लोग हैं जो इस खेती से जुड़े हैं, और कितनों को ट्रेनिंग मिल चुकी है, और कितना एक एरिया है जो हिमाचल में प्राकृतिक खेती के अंदर आता है? जैसे कि आपने कहा कि हिमाचल एक ऐसा राज्य है जिसने कि प्राकृतिक खेती को बिल्कुल हाथों हाथ लिया है, क्योंकि एक हमारा जो पहाड़ी राज्य है, यहाँ पर बहुत संभावनाएं थी, जैविक खेती यहाँ पर पहले से हो रही थी, लोग कर रहे हैं, और जितना भी हमारा उत्पाद है वो बहुत ही अच्छी किस्म का होता है। और प्राकृतिक खेती ने इसमें 4 चांद लगा दिए हैं, क्योंकि इसमें किसानों ने काफ़ी भागीदारी की है। लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा किसान जैसे इसमें काम कर रहे हैं, और वो आगे आए हैं। और जो हमारा कृषि विभाग है उसमें एक आत्मा का जो उनके पास यही ATMs हैं, BTMs, जो गांव-गांव तक फैले, और ये सारे जितने भी हमारे प्राकृतिक खेती के जो भी ये संसाधन है उनके बारे में वो बता रहे हैं, और पूरी तरह से जो है। और यहाँ पर एक प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना भी सरकार ने चला रखी है, जिसमें कि उनको सब्सिडी भी दी जाती है, गाय खरीदने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है, और बीजों को भी दिया जाता है। और ट्रेनिंग की जो आपने बात की, हमारा विश्वविद्यालय लगातार इसमें ट्रेनिंग्स देता रहा है, और इसमें बहुत सारे फार्मर जो है प्राकृतिक खेती के बारे में अब जागरूक हो गए हैं। जी, तो बहुत सारे किसान आपके साथ जुड़ रहे हैं। आप किस प्रकार से ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं किसानों को? बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे हम विश्वविद्यालय में हमारे पास किसान आता है तो हम उसको सीधे ही
खेतों में ही उनको प्रशिक्षण देते हैं। जैसे कि हमारा, मैंने जीवामृत के बारे में कहा, घन जीवामृत के बारे में कहा, व्यवहारिक प्रशिक्षण हमारा वहाँ पर रहता है और उनको पूरी तरीके से जो सारे उसके अपघटन हैं उसके बारे में बताया जाता है और कैसे आपने खेत की तैयारी करनी है, कैसे उसमें आच्छादन करना है। और एक चीज़ में बीच में जो वापसा की हम बात कर रहे थे, कैसे आपने मॉइस्चर कंजर्वेशन करना है, वो सारी चीज़ें हम व्यवहारिक तौर पर वहाँ पर उनसे डिस्कस करते हैं। और किसान पूरी तरह से यहाँ से जितने भी जा रहे हैं वो दूसरी बार जब आता है तो और खुश होकर हमारे पास आ रहे हैं और अच्छी तरीके से वो कर रहे हैं। जी, तो समय हो चला है हमारे प्रोग्राम का, तो अंत में आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर कोई युवा इस फील्ड में आना चाहता है, प्राकृतिक खेती को करना चाहता है, तो क्या इसमें कोई आजीविका अर्जन के कोई स्रोत मिलते हैं? बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि इसकी जो डिमांड है काफ़ी बड़ी, क्योंकि हर आदमी जहर मुक्त जो है अनाज भोजन करना चाहेगा और जो भी इसमें आगे आ रहा है उसमें उनको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। और क्योंकि जहर मुक्त खेती है और इसके बहुत सारे आने वाले समय में इसकी डिमांड बढ़ती रहेगी, तो जितने भी युवा हैं हमारे वो काफ़ी, जैसे मैंने ट्रेनिंग कहा, तो काफ़ी बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और जाने के बाद वो अपने मतलब गांव में लोगों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं और वहाँ पर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और अच्छे दाम भी उससे ले रहे हैं। जी, तो आपके जीवन के बारे में जानना चाहेंगे, आपका रुझान प्राकृतिक खेती की तरफ कैसे गया? आप भी प्राकृतिक खेती करते हैं अपने निजी तौर पे? जब आपने पूछ लिया तो मुझे बताना पड़ेगा दर्शकों को और किसान भाइयों को, मैं भी किसान ही हूँ और किसानी ही हमने जी है। उस वक्त हमारे कोई खाद का इस्तेमाल नहीं होता था, सिर्फ गोबर की खाद होती थी, पशुधन ज़्यादा होता था, बकरियाँ भेड़ें सब होती थी, गाय ही नहीं बैल भी होते थे, भैंसें भी अब भी हैं, परंतु अब उसका थोड़ा सा, जैसे हर जगह पर इसका वो हुआ तो कम तो हुए हैं। तो हमने पहले से किसानी की, उसके बाद हमने पढ़ाई भी इसी में की है, तो उसके बारे में, ऑर्गेनिक खेती के बारे में भी काफ़ी काम हम कर चुके हैं और अब हम प्राकृतिक खेती पर, क्योंकि ये एक जो हमारा मनुष्य है उसके लिए और भूमि के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि प्रकृति को हमें साथ लेके चल, प्रकृति से हम हट नहीं सकते हैं। यदि हम प्रकृति का सम्मान करेंगे तो प्रकृति हमारा सम्मान करेगी। तो हम प्रकृति का सम्मान मैं शुरू से ही करता रहा हूँ और मेरा सौभाग्य है कि मैं इसी विषय को लेकर आगे बढ़ा हूँ। जी, तो ये स्वास्थ्यवर्धक भी है ये खेती, हम देखते हैं, और ये पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छी है। तो आप पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। पर्यावरण को संरक्षण के लिए प्राकृतिक खेती किस प्रकार हेल्प करती है? जैसे कि मैंने शुरू में बताया था आपको, जब हम कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं, हम फर्टिलाइजर्स डालते हैं, जब वो हम खेत में डालते हैं, जैसे बारिश होती है कुछ, तो वो हमारा जो है नदियों में नालों में चला जाता है और उससे पर्यावरण तो खराब हो ही रहा है, जो आसपास का इलाका वो सारा खराब, और जब हम स्प्रे करते हैं वो सारे में फैल जाती है, तो उससे जो आसपास का वातावरण भी दूषित होता है और इससे हमारा जैसे है वातावरण बिल्कुल खराब हो रहा है। और जो हम खाते हैं उत्पाद, उससे भी हम स्वास्थ्य से, आपने कहा कि स्वास्थ्य हमारा, और जैसे आपने देखा ही है कि आजकल बहुत सारी बीमारियां लोगों में हैं, तो वो इसी का कारण है कि हमारा जो खान पान है वो स्वस्थ नहीं है। जी, तो आपने इतनी बहुमूल्य जानकारी हमें दी और आप हमारे स्टूडियोज़ में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। तो दर्शकों, जैसा हमने देखा कि प्राकृतिक खेती एक समय की मांग है, हमें प्राकृतिक खेती को अपनाना चाहिए, और अगर प्राकृतिक खेती से संबंधित कोई हमें जानकारी चाहिए तो हम ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर जाकर भी इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और विश्वविद्यालय तो अपने स्तर पर कार्य कर ही रहा है। आशा करते हैं आपको आज की ये जानकारी बहुत लाभदायक रही होगी। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।